ये कहानी आप ऑडियो एफएम पर सुन रहे हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये बस लेख की कल्पना मात्र है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अध्याय 13, कांस्य पेंडेंट के दरवाजे खोलना। जैसा कि तन्वी ने विद्वानों पर छलांग लगाई, वह कभी कभी अथर्व में वापस नजर रखती थी, अपने आंदोलनों के बारे में जागरूक रहती थी और उससे असामान्य व्यवहार से डरती थी। अथर्व एक मूर्ति की तरह दृढ़ थे, जो आगे बढ़ने के कोई संकेत नहीं दिखा। यह तब तक नहीं था जब तक कि वह लकड़ी की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ती, निराकार सेलबोट के डेक पर पहुंची, थोड़ी देर के लिए चारों ओर खोज की और केबिन में उतरा कि अथर्व ने आखिरकार खगोलीय फीनिक्स की मोटी व्यापक हड्डी पर कदम रखा। खगोलीय फीनिक्स की मुरझाया हुआ हड्डी एक व्यापक विशाल तलवार की तरह ऊंची हो गई, जो सीधे मंद शाम को आकाश में छेद कर रही थी। यहां तक कि पास के प्राचीन पेड़ हड्डी की ऊंचाई की तुलना में पास के पास थे। राजसी पवित्र आभा से निकलने वाली आभा ने अचरज में अथर्व छोड़ दिया। वह खगोलीय फीनिक्स की हड्डी के चारों ओर घूमता था। उन्होंने बारीक बारी से मुरझाए हुए हड्डी के अंत में आकाश को छेदने और नीचे की ओर झुकते हुए, जहां यह जमीन में एम्बेड किया गया था, को देखते हुए बारीक बारी से। उसकी आंखों ने धीरे धीरे आशा की एक झलक का खुलासा किया। तन्वी गलत नहीं था, अथर्व एक दोषी युवा नहीं था। उन्होंने किसी और के साथ कुछ भी भरोसा करना या साझा करना मुश्किल पाया और तन्वी और मनोज से चीजों को छुपाया। आखिरकार उन्होंने अंतिम दृश्य का खुलासा नहीं किया था जो उन्होंने छाप की आंख के माध्यम से देखा था। केवल वह जानता था कि रहस्यमय बेहोश रोशनी का एक समूह शुरू में अनियंत्रित हड्डी के भीतर घूमता है, जो कि जानलेवा बेल जैसी संस्थाओं को वापस ले लिया गया था और कपकपी कम हो गई थी। रहस्यमय रोशनी धीरे धीरे दूर होने से पहले थोड़ी देर के लिए घूमती रही, सब कुछ सामान्य हो गया। यह अंतिम दृश्य था जिसे उन्होंने छिपाया था, कारण वह मुरझाया हुआ हड्डी को फिर से देखने के लिए तैयार था। उसके दिल की दया से बाहर नहीं था, बल्कि आकाशीय फीनिक्स की हड्डी के अंदर घूमने वाले रहस्यमय बेहोश प्रकाश की जांच करने के लिए। उन्होंने निराकार सेलबोट की खोज का उल्लेख किया, यह अनुमान लगाते हुए कि तन्वी के अविश्वास और उसके बारे में चेतावनी का मतलब है कि वह उसे सिर पर ले जाएगी। जैसा कि अपेक्षित था, जब उन्होंने निरर्थक सेलबोट में जाने के लिए उल्लेख किया तो तन्वी ने उसे रोक दिया और जोर देकर कहा कि वह बाहर रहता है। इससे साबित हुआ कि उनका अंतर्ज्ञान सही था। इस बीच तन्वी जल्दबाजी में निराकार सेलबोट की ओर बढ़ा था, अकेले सेलबोट के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक था। उसने अथर्व के हाथों में सही खेला था, ये जल्द ही दिखाई देना चाहिए। अथर्व ने खगोलीय फीनिक्स की व्यापक हड्डी पर गौर से देखा। उन्होंने मनोज की तरह हड्डी को छूने का प्रयास नहीं किया, लेकिन दूरी बनाए रखी और रहस्यमय बेहोश प्रकाश के प्रकट होने का इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद बेहोश सफेद रोशनी का एक धुंधला क्लस्टर तरल एम्बर जैसा दिखता है, धीरे धीरे खगोलीय फीनिक्स की हड्डी के भीतर गहरे से उभरा। चमकदार रहस्यमय रोशनी भटकने वाले प्राणियों की तरह दिखती थी, क्योंकि वे विशाल हड्डी के नीचे से ऊपर तैरते थे। अथर्व ने रहस्यमय बेहोश रोशनी के उस क्लस्टर पर अपनी टकटकी लगाई। किसी भी विवरण को याद करने के डर से आंखें अनियंत्रित हो गईं। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हरे रंग के कोंडोर को मारने वाले प्राचीन सफेद दिव्य हड्डी की दृष्टि को याद करता है। जैसा कि उन्होंने चमकती रोशनी का अवलोकन किया, उन्होंने घबराए और प्रसन्नता दोनों महसूस की। क्या इन समान चमकदार रोशनी ने एक ही पृथ्वी बिखरने वाली दिव्य शक्ति को दैवीय हड्डी के रूप में रखा था, जो इतनी आसानी से छेदा और दुर्जय हरे रंग के कोंडोर को मार दिया था? उसे आश्चर्य हुआ, क्या वह इस दूरी से भी प्रभावित होगा जैसे कि हरे रंग के कोंडोर पर उन दो अंगरक्षकों को जो नष्ट कर रहे थे? आशंकित अथर्व ने अपनी सांस और ध्यान केंद्रित किया, ध्यान से मुरझाया हुआ हड्डी का अवलोकन किया। हालांकि उन्होंने किसी भी खतरनाक गर्मी का पता नहीं लगाया और न ही उन्होंने अनगिनत रन को रहस्यमय प्रकाश के क्लस्टर से ड्रिल की तरह सीटी बजाए। यह एक ही हड्डी नहीं है। मनोज सही था, उन्होंने महसूस किया। उसकी आंखों में आशा और प्रत्याशा धीरे धीरे निराशा में बदल गई। यह मुरझाया हुआ हड्डी वह नहीं थी जिसे उसने पहले देखा था। इसमें उसी तरह से आकाश के माध्यम से छेद करने की शक्ति का अभाव था। जो कुछ भी था वह रहस्य का संकेत था। इस एहसास के साथ अथर्व के साहस में वृद्धि हुई। चूंकि यह एक ही हड्डी नहीं है, वह मुरझाया हुआ हड्डी के पास पहुंचा। मिमी, तन्वी की आश्चर्यचकित आवाज निराकार सेलबोट के केबिन की गहराई से गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि उसने केबिन में कुछ खोज की थी, क्योंकि वह उत्साह से चिल्लाती थी, अथर्व, क्या सब कुछ ठीक है? मनोज और मीरा खत्म नहीं हुए हैं, क्या वे हैं? उद्धरण चिन्ह।
अथर्व ने जवाब देने के लिए अपनी आवाज उठाए, नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है। रहस्यमय बेहोश प्रकाश का क्लस्टर खगोलीय फीनिक्स की हड्डी में घूमता हुआ उसकी आवाज के लिए खींचा गया। यह तेजी से अथर्व के निकटतम क्षेत्र से संपर्क किया, जैसे कि चुपचाप उसे देख रहा हो। टकराना। रहस्यमय बेहोश रोशनी ने चेतना प्राप्त की थी, मुक्त तोड़ने और अथर्व के शरीर में प्रवेश करने के प्रयास में हड्डी की दीवारों को मारते हुए। अथर्व की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह डर में वापस आ गया। उन्हें यकीन नहीं था कि अगर रोशनी का क्लस्टर उसके शरीर में प्रवेश करने में सफल रहा तो क्या होगा। उन्होंने पहली बार देखा था कि ग्रीन कोंडोर और 2 अंगरक्षकों के साथ क्या हुआ था। अथर्व बेहोश रोशनी के संभावित रहस्यों की जांच करने के लिए सेलेस्टियल फीनिक्स की हड्डी पर लौट आए थे और संभावित रूप से इससे लाभान्वित होते हैं, न कि अपने जीवन को जोखिम में डालने की स्थिति में वह पूरी तरह से नहीं समझे। बूम! रहस्यमय बेहोश रोशनी हड्डी की दीवार के माध्यम से टूट गई। भयभीत अथर्व ने बेहोश एम्बलाइट्स के क्लस्टर को अवरुद्ध करने के लिए कुछ का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेहोश रोशनी सीधे अथर्व के दिल के लिए चली गई। प्रतीत होता है कि इसके माध्यम से पियर्स करने का इरादा है। हालांकि जैसे ही यह अथर्व के कपड़ों के माध्यम से टूट गया, इसकी भयंकर गति अचानक बंद हो गई। जैसा कि अथर्व कांपता है, अथर्व की छाती पर लटके हुए कांस्य पेंडेंट पर सील किए गए दरवाजे थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, जिससे एक उद्घाटन बालों के एक स्ट्रैंड के रूप में पतला था। कौन? बेहोश रोशनी, जो अथर्व के दिल के लिए लक्ष्य कर रही थी, इसके बजाय कांस्य के दरवाजों में खींची गई थी। बेहोश रोशनी फिसल गई और गायब हो गई, और कांस्य के दरवाजे में भट्ठा तेजी से बंद हो गया। यह ऐसा था जैसे कुछ नहीं हुआ था। एक प्राचीन बेल, अथर्व के लिए अनजान, जो कि गहरे भूमिगत रूप से दफन थे, एक अजीब परिवर्तन से गुजर रहा था। भयावह प्राचीन बेल, अनगिनत शाखाओं वाले लताओं के साथ राक्षसी पेड़ों की तरह बहते हुए, खगोलीय फीनिक्स की हड्डी द्वारा छेद दिया गया था। बेहोश रोशनी के क्लस्टर को अथर्व की छाती पर कांस्य लटकन में खींचा गया था। प्राचीन बेल के स्रोत सहित सभी ब्लडथिर्स्टी वाइन मुरझाए हुए और एक पलक झपकते ही मर गए, जिससे उनकी पूर्व अन्य उपस्थिति का कोई निशान नहीं रहा। हालांकि अथर्व पूरी तरह से अनजान रहे कि क्या हुआ था। हतप्रभ, उन्होंने एक रक्षात्मक मुद्रा ग्रहण की, केवल खुद को हवा के अलावा कुछ भी नहीं करने के लिए। रहस्यमय बेहोश रोशनी जो खगोलीय फीनिक्स की हड्डी से बाहर निकली थी, गायब हो गई थी। यहां तक कि मुरझाया हुआ हड्डी की दीवार में दरार का कोई निशान नहीं था। यह ऐसा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि किसी कारण से जब अथर्व ने फिर से हड्डी को देखा तो वह इस भावना को हिला नहीं सकता था कि मुरझाया हुआ हड्डी की गहराई से रहस्यमय आभा गायब हो गई थी। चारों ओर देखते हुए अथर्व ने अपने कपड़ों में एक सूक्ष्म कट देखा। यह ऐसा था मानो किसी ने अपने कपड़ों को खोलने के लिए एक तेज चाकू का इस्तेमाल किया हो, जबकि वह विचलित हो गया था। अथर्व की अभिव्यक्ति अजीब हो गई क्योंकि वह उस अकथनीय स्लिप पर चकित हो गया था जो दिखाई दिया था। वह सोचता था कि क्या इसका बेहोश रोशनी से कोई लेना देना है। वह अभी भी विचार में गहरा था, जहां बेहोश रोशनी का क्लस्टर तब चला गया था जब तन्वी उत्साह से निराकार सेलबोट से बाहर निकला था। अथर्व, तन्वी ने उसके पीछे एक बड़ी बोरी डाली। यह वस्तुओं से भरा हुआ था, जिससे उसका आंकड़ा कुछ हद तक भारी उपस्थिति दे रहा था। मुझे पता था, आपने आइलेस सेलबोट में ब्लड मून संप्रदाय के कल्टीवेटर्स द्वारा छोड़ी गई खेती की सामग्री को देखा। उसने अपने चेहरे पर एक खुशी की अभिव्यक्ति के साथ बोरी को थपथपाया और कहा, आत्मा के पत्थरों को सभी काश्तकारियों द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, यद्यपि वे उच्चतम गुणवत्ता नहीं हैं जो आप ऊपरी दुनिया में पाते हैं। निराकार सेलबोट में आत्मा के पत्थरों में कोई अशुद्धता नहीं है। तन्वी का चेहरा खुशी से भर गया था। उसने उत्साह से अपने हाथों को घुमाया और कहा, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास चौथी दुनिया में नहीं है। उसकी पीठ पर बड़ी बोरी को ले जाते हुए तन्वी ने जमीन पर फिशर पर छलांग लगाई। उसकी गति पहले की तुलना में काफी धीमी थी। वह अपने चेहरे पर उत्साह को नहीं छिपा सकती थी। बधाई हो, अथर्व ने गुनगुने की पेशकश की। हैरानी की बात यह है कि तन्वी ने वास्तव में निराकार सेलबोट के अंदर कुछ मूल्य पाया था। चलो इसे युद्ध के तहत जाल में डालते हैं। यह मेरी पीठ पर बहुत ही आंख को पकड़ रहा है। तन्वी अथर्व पहुंचने के बाद उसने तुरंत उन सभी बेकार वस्तुओं को फेंक दिया जो मूल रूप से वारहोर्स के पेट के नीचे नेट से सतीश से संबंधित थीं और उन्हें आत्मा के पत्थरों की बोरी से बदल दिया। ठंड से उसने कहा, क्या आप अभी भी मुझे बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं? अथर्व अवाक था। मैं ईमानदारी से नहीं जानता था कि निराकार सेलबोट के अंदर आत्मा पत्थर थे। तन्वी ने तिरस्कार में अपने होठों को शुद्ध किया। मुझे छल करने की कोशिश मत करो। आप आत्मा के पत्थरों को ले जाने के लिए अपनी पीठ पर बांस की टोकरी का उपयोग करने की योजना बना रहे थे, है ना? अथर्व ने चुप्पी में अपना सिर हिला दिया।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहस करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। जब से आप बाहर देखते रहे, मैं आपको अपनी खेती के लिए कुछ टुकड़े दूंगा। तन्वी ने कई जेड जैसी पत्थरों को पुनः प्राप्त किया, जो वारहॉर्स के पेट के नीचे से चकनाचूर ईंटों से मिलते जुलते थे। फिर अथर्व की बांस की टोकरी खोली और उन्हें अंदर फेंक दिया। वह जम गई। यह क्या है? बांस की टोकरी के अंदर एक बेहोश गहन यीन ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाले एक ग्रे पत्थर ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। अथर्व ने बार बार पत्थर की गहन यीन ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, इसलिए इस समय गहन यीन ऊर्जा उत्सर्जित अजीब पत्थर को सीधे छूने के बिना पता लगाना मुश्किल था। इससे पहले जब तन्वी इसके करीब था तो उसने केवल यह महसूस किया कि बांस की टोकरी थोड़ी मिर्च थी और उसने इसे ज्यादा सोचा नहीं दिया। ये केवल करीब से निरीक्षण करने पर था कि उसने देखा कि कुछ अमिस था। भयावह, उसने कहा, यह एक पत्थर है जो गहन ऊर्जा से समृद्ध है। इस बात का उपयोग आम लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता है। केवल जो लोग बुराई और विचित्र तकनीकों का अभ्यास करते हैं, वे इसे अवशोषित कर सकते हैं। अथर्व, आपको यह चट्टान कहाँ से मिली? आप इसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने इसे पत्थर के ढेर से उठाया। जब मैंने इसे आयोजित किया तो स्पर्श के लिए ठंडा था, इसलिए मैं इसे एकांत पर्वत श्रृंखला से बाहर लाने की योजना बना रहा था, ये देखने के लिए कि क्या मैं इसे बेच सकता हूँ, अथर्व ने जवाब दिया। आप सही हैं, इस बात का बाजार पर कुछ मूल्य है, तन्वी सहमत हुए। लेकिन इस तरह की आला आत्मा सामग्री की मांग आमतौर पर काफी कम होती है, इसलिए इसका मूल्य बहुत अधिक नहीं है। पत्थर को और अधिक विचार किए बिना तन्वी ने लापरवाही से कई टुकड़ों को फेंक दिया, जो उसने अत्यधिक मूल्यवान आत्मा के पत्थरों को अथर्व की वापस बांस की टोकरी में माना था। फिर उसे घोड़े की सवारी करने का आग्रह किया। अब याद रखें, दूसरों के लिए आत्मा के पत्थरों का उल्लेख न करें, उसने ठंड से चेतावनी दी। ठीक है, अथर्व ने उदासीन रूप से जवाब दिया, घोड़े को तेजी से सवारी करने के लिए पीछे छोड़ दिया जहां मनोज और अन्य थे। अध्याय 14। एक अजीब घटना। एक धूप की छड़ी के समय के बाद एक करामाती वर्णक्रमीय आकृति जंगल के माध्यम से तैरती थी और खगोलीय फीनिक्स की हड्डी पर पहुंची। कौन? भूतिया रक्त लाल फिगर। जैसे ही वे पहुंचते ही हड्डी में फिसल गए, अंदर कुछ खोजते हुए। उनका सुंदर रूप अधिक स्पष्ट हो गया क्योंकि वे मुरझाए हड्डी के अंदर तैरते थे। यह आंकड़ा अपने प्रमुख में एक सुंदर युवा महिला थी, जिसमें अति सुंदर विशेषताएं और नंगे पैर जैड के लिए थे। खगोलीय फीनिक्स की हड्डी उसके लिए कोई खतरा नहीं थी क्योंकि वह अपने आधार पर उतरी थी। वहां उसने अपनी बेजान शाखाओं के साथ एक मुरझाए हुए प्राचीन बेल की दृष्टि पकड़ी। सेलेस्टियल फीनिक्स का सार यहाँ नहीं है। मुरझाए हुए हड्डी के भीतर की मंत्रमुग्ध रक्त छाया प्राचीन बेल को देखा। उसके मनोरम चेहरे ने संदेह का संकेत दिया। कौन? एक पल में वह मुरझाए हुए हड्डी के नीचे से अपने शीर्ष पर उड़ गई। भयानक महिला को लाशों की ओर देखा गया, जो कि निराकार सेलबोट के चारों ओर कूड़े से कूड़े गए थे, साथ ही साथ शांगुआन कबीले के रक्तपात कंकाल भी थे। एक पल के बाद वह दूरी में चकित हो गई। उसकी मंत्रमुग्ध करने वाली आंखें एक भयानक प्रकाश के साथ चमकती थीं। किसी ने वास्तव में खगोलीय फीनिक्स का सार प्राप्त किया। इस दुनिया में काश्तकार अपनी तुच्छ खेती के साथ अपने अवशेषों से अपने सार को निकालने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ये केवल उन्हें मार देगा, महिला ने झुंझलाहट में कहा। कौन? 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 स्पिरिट डेविल्स जमीन पर फिशर के साथ उसके साथ उसकी आंखों के रूप में अभिनय करते हुए और सुराग की खोज में मदद करते हैं। लंबे समय से पहले इन आत्मा शैतानों ने कई ग्रे छाया को फिशर्स की गहराई से खींच लिया। ये ग्रे छाया फैलाने के बीच में थी। उनके रूप बेहोश थे और मुश्किल से किसी के लिए भी समझ में आते थे। उसके हाथ की थोड़ी सी लहर के साथ लुप्त होती ग्रे छाया एक में परिवर्तित हो गई। इस नई लंबी छाया ने ब्रिजेश के रूप में लिया। महिला ने कहा, मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र की आत्माओं से गठित आत्मा शैतानों को थोड़ा मजबूत होने की जरूरत है। महिला ने अपने हाथ से छाया को उकसाया। ब्रिजेश जैसा दिखने वाली ग्रे छाया एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ महिला की ओर बेजान हो गई। अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करते हुए महिला ने अपनी आत्मा के माध्यम से मृतक ब्रिजेश की यादों में झलक दी। उसने मीरा के साथ एकांत पर्वत श्रृंखला में ब्रिजेश के आगमन के बारे में सीखा, मनोज और अन्य लोगों के साथ उनकी मुलाकात, छाप की आंख की विसंगति, जमीन पर झटके और अथर्व की चेतावनी। अथर्व और तन्वी के लौटने से पहले ब्रिजेश का निधन हो गया था, इसलिए इस जोड़ी की कोई यादें नहीं थीं और उन्होंने यहाँ क्या किया था। ब्लड मून संप्रदाय की छाप की आंख ने उस युवक को चुना। अजीब, यह कोई मतलब नहीं है। महिला ने खुद को म्यूट कर दिया। उसके हाथ लहराते हुए उसने आदेश दिया, उन्हें ढूंढें।
स्पिरिट डेविल्स और ब्रिजेश की छाया पक्षियों की तरह बिखरी हुई अपनी खोज को पूरा करने के लिए फैल गई। तारांकन तारांकन तारांकन। जब उसने घोड़े के खुरों की आवाज सुनी तो दुर्गेश ने राहत के साथ आहें भरी। वे लौट आए हैं। वह उस दिशा में चकित हो गया जहां अथर्व और तन्वी गायब हो गए थे। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, उन्होंने जल्द ही क्रिम्सन वारहॉर्स के करीब पहुंच गया। पहले की तरह तन्वी को अथर्व की पीठ पर बांस की टोकरी के पीछे बैठाया गया था। अथर्व के हाथों में खून से लथपथ हथियारों का एक बंडल था। अथर्व ने मीरा के सामने बंडल फेंक दिया। यह आपके शांगुआन कबीले के अवशेष है। अगर कुछ भी गायब है तो दाखलताओं ने शायद इसे विदर में खींच लिया। मैं आपके लिए सब कुछ पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। मीरा की अभिव्यक्ति ने उदास और अनिश्चित के बीच उतार चढ़ाव किया क्योंकि उसने खून से लथपथ हथियारों को देखा। वह उन्हें इकट्ठा नहीं करती थी और इसके बजाय एक विशाल कुल्हाड़ी को उसके चेहरे पर एक उदासी के साथ देखा। विशाल कुल्हाड़ी ब्रिजेश की थी, जिसने उसके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। अथर्व अपने युद्ध के ऊपर एक विशाल पहाड़ के रूप में राजसी के रूप में दिखाई दिए। मनोज ने चकित कर दिया क्योंकि उसने एक प्रशंसा को देखा। अथर्व, क्या आप ठीक हैं? अथर्व ने सिर हिलाया। सब कुछ ठीक हुआ। तन्वी ने अथर्व के घोड़े को छोड़ दिया। जैसा कि वह ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहती थी, वह घोड़े के पेट के नीचे से बोरी को पुनः प्राप्त करने से परहेज करती थी और सीधे अपने सफेद युद्ध में लौट आए। ठीक है, फिर आए सबसे उत्तरी क्षेत्र में हमारी यात्रा जारी रखें जहां विचित्र धुंध है, मनोज ने कहा। शोकपूर्ण मीरा ने चिल्लाया, आप सबसे उत्तरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं? युवा मास्टर झो, क्या आप विचित्र धुंध का पता लगाने की योजना बना रहे हैं? उसने अब उसे किंगचेन के रूप में संबोधित नहीं किया, जो उनके रिश्ते के खटास को दर्शाता है। सही, मनोज ने शांति से जवाब दिया। फिर उन्होंने उदासीन रूप से जोड़ा, वरिष्ठ मीरा, हम पहले स्थान पर एक साथ यात्रा नहीं कर रहे थे। यदि आपके पास पूर्व व्यवस्था थी तो हम यहाँ भाग ले सकते हैं। वह मीरा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार था। मीरा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसके सभी साथी मर चुके थे। अगर वह कोई अन्य विकल्प होता तो वह कभी भी मनोज को सहवास करने के लिए नहीं चुना होता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने अकेले विशाल और खतरनाक एकांत पर्वत श्रृंखला में उद्यम नहीं किया। मीरा अजीब तरह से मुस्कुराया। मेरे पास कोई पूर्व व्यवस्था नहीं है। आपसी समर्थन के लिए कंपनी का होना अच्छा है। मैं आप सभी के साथ रहूंगा। हमारे सभी झो कबीले के एक सींग वाले गैंडों की मृत्यु हो गई। केवल निंग कबीले के वारहॉर्स को छोड़ दिया जाता है और उन सभी को ले जाया जाता है। मनोज ने अपने चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ कहा, स्पष्ट रूप से उसे साथ ले जाने के लिए अनिच्छुक। ये ठीक है, हम थोड़ा निचोड़ सकते हैं। मीरा ने अब अपने गौरव की परवाह नहीं की। उसकी आंखें भीड़ के माध्यम से खोजी और अंततः तन्वी पर गिर गई। हमारे कबीले ने अतीत में ज्यादा बातचीत नहीं की है। इसके अलावा मैं दूसरों के साथ एक घोड़े को साझा करने की आदत में नहीं हूं। तन्वी ने पूर्वव्यापी रूप से अस्वीकार कर दिया। छोटी बहन मीरा, मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं एक पति के हत्यारे के रूप में आपकी प्रतिष्ठा से नहीं डरता। गोल मटोल देवराज ने उसके सामने काठी को थपथपाया, अपने घोड़े को अपने पैरों से निचोड़ लिया और मुस्कुराया। आप मेरे साथ सवारी कर सकते हैं। उसके भावपूर्ण चेहरे और उसकी छोटी पीली आंखों में झलक देखने को देखते हुए मीरा बहुत असहज महसूस कर रही थी। देवराज को उसे आगे मनाने का मौका दिए बिना वह सीधे अथर्व के पास गई और अपने घोड़े को घुड़सवार कर दिया। वह जगह ले गई जहां तन्वी पहले बैठी थी। यहां तक कि उसने अथर्व के घोड़े के नीचे जाल में खून से लथपथ हथियारों के बंडल को भी फेंक दिया, जहां तन्वी ने आत्मा के पत्थरों की बोरी रखी थी। तन्वी ने उसे देखा, नाराज होकर आत्मा के पत्थरों की बोरी अब खून से लथपथ होने जा रही थी। हालांकि वे आत्मा पत्थर रक्त चंद्रमा संप्रदाय के निराकार सेलबोट से आए थे। यदि वह एक दृश्य बनाने के लिए होती तो वह आत्मा के पत्थरों के अस्तित्व को उजागर करती और मीरा को एक शेर का दावा करने का कारण देती। मनोज शायद एक कट भी चाहते हैं। उसके गुस्से को निगलते हुए तन्वी केवल मीरा पर चकाचौंध कर सकती थी और उसे चुपचाप शाप दे सकती थी। मीरा ने अनिच्छा से उसके पीछे बांस की टोकरी के कारण अथर्व को चुना था। हालांकि उसने जल्द ही तन्वी की आंखों में अकथनीय ठंडक को देखा। तुरंत उसकी महिला अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अथर्व और तन्वी के बीच कुछ चल रहा है, और उसकी कार्रवाई ने तन्वी की ईर्ष्या को बढ़ा दिया था। यद्यपि वह अथर्व के प्रति गहरी घृणा को परेशान करती है, मीरा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन तन्वी की ठंडी अभिव्यक्ति पर खुशी की भावना महसूस करती है। उसने अपने हाथों को अथर्व की कमर के चारों ओर लपेट लिया और कहा, बाद में इसे आसान बनाओ, ठीक है? बहुत ज्यादा टक्कर मत करो।
छोटे भाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो, देवराज ने अपनी आवाज में एक अजीब स्वर के साथ चिढ़ा। सबसे पहले यह मिस तन्वी थी, और अब ये शांगगुआन कबीले की सुंदरता है। मैं भी इस तरह से व्यवहार किए जाने का सपना देखने की हिम्मत नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, मनोज ने ये भी मनोरंजक पाया और हंसते हुए उसने अपना हाथ लहराया। चल दर, यहाँ तक कि अगर मीरा ने अथर्व के प्रति बीमार इरादों को परेशान किया, तो उनका मानना था कि वह उसके सामने लापरवाही से अभिनय करने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार उन्होंने भी अथर्व के लिए तन्वी को धमकी देने के लिए दुर्गेश के जीवन का उपयोग करने की हिम्मत की। ये बिना कहे चला गया कि वह मीरा से निपटने में संकोच नहीं करेगा। वे जा रहे हैं, मीरा ने आग्रह किया। अथर्व ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया क्योंकि उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। जब मीरा ने अपने हाथों को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया, तो उसे अपने हाथों में वही सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति महसूस हुई जो उसने तन्वी के साथ किया था। तन्वी के साथ इस महिला पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। तन्वी केवल असंतुष्ट थी कि वह मनोज के बहुत करीब हो रहे थे। हालांकि मीरा ने शांगगुआन कबीले की सभी मौतों के लिए दोष दिया। इस प्रकार मीरा स्वाभाविक रूप से तन्वी से निपटने के लिए अधिक निर्मम और परेशानी भरा था। अथर्व को डरा हुआ था, लेकिन एक बहादुर चेहरे पर डाल दिया गया क्योंकि वह भीड़ को एकांत पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी हिस्से में ले गया। मीरा ने अथर्व के करीब दबाया और घोड़ों के खुरों की आवाज का इस्तेमाल किया ताकि उसके खतरे को पूरा किया जा सके। बब्बा, आप बेहतर प्रार्थना करेंगे कि आप मनोज की दृष्टि न खोएं। यदि अवसर कभी भी उत्पन्न होता है, तो मैं आपको ब्रिजेश और अन्य लोगों का बदला लेने के लिए मारने में संकोच नहीं करूंगा। उनके और मीरा के तुलनात्मक रूप से अधिक पर्याप्त शरीर के बीच बांस की टोकरी का मतलब था कि जब भी वह अथर्व से बात करना चाहती है, तो उसे खुद को महत्वपूर्ण रूप से बाहर करना था। अथर्व ने उसके उकसावे को नजरअंदाज करने के लिए चुना। छाप की नजर ने आपको मेरे बजाय क्यों चुना? मीरा ने अथर्व की चुप्पी के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया। आप अब कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन जब मुझे मेरा मौका मिलता है, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप अपने फेफड़ों को चिल्लाते हैं। अथर्व ने अभी भी एक भी शब्द नहीं बताया। कुछ समय बाद अथर्व ने अपनी छाती पर अचानक खुजली महसूस की। ऐसा लगा जैसे कुछ ने उसके मांस में अपना रास्ता बना लिया था, उसकी रिबकेज में प्रवेश किया और उसकी हड्डियों के दरारों के माध्यम से घूम रहा था। जल्द ही उन्होंने एक दर्दनाक सनसनी महसूस की, जो कि हजारों चींटियों को अपने रिबकेज पर कुतरते हुए महसूस करते थे, और उनका तापमान बढ़ गया था जैसे कि वह गंभीर रूप से बीमार होने वाले थे। अथर्व को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उनके रिबकेज में दर्द मजबूत हो गया और उनके शरीर का तापमान बढ़ता रहा। लंबे समय के बाद उसका पूरा शरीर गर्म झुलसा रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। मीरा ने अपने शरीर में अजीबोगरीब परिवर्तन भी देखा। वह स्तब्ध थी, यह मानते हुए कि उसकी उपस्थिति ने अथर्व के दिमाग को भटकने और गंदे विचार करने के लिए प्रेरित किया था। आप इस तरह नहीं थे जब निंग कबीले लड़की आपके पीछे थी। मीरा के होंठ एक उथले मुस्कान में घुमावदार थे, उसकी आंखें ठंडी गंभीरता से भर गईं। क्या तो आप मेरे जैसी एक परिपक्व पर्याप्त महिला पसंद करते हैं? वह लड़की अभी भी युवा है और उसका शरीर अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। वह मेरी तुलना कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। इस तरह के अथर्व को देखकर उसने विचार किया कि कैसे उससे वांछित जानकारी निकाली जाए और ब्रिजेश और अन्य लोगों का बदला लिया। हालांकि इससे पहले कि वह एक योजना तैयार कर सके, अथर्व अचानक घोड़े से गिर गया, सिर सीधे जमीन पर गिर गया। मीरा, आप मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हैं। मुझे अपने शांगगान कबीले का सामना नहीं करने के लिए दोषी मत करो। मनोज रोष में फट गया क्योंकि वह एक बाज की तरह हवा में छलांग लगा रहा था, सीधे मीरा पर लुंडिंग कर रहा था जहां से वह उनके पीछे सवार था। मीरा का चेहरा पलायन हुआ और उसका कंपोजर बिखर गया। मनोज ने न केवल मारने के लिए एक वास्तविक इरादे को परेशान किया, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के भी इस पर कार्रवाई करने को तैयार था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। वह मनोज के स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उनके नाम के विपरीत वह बेहद अस्थिर और इससे निपटने में मुश्किल था। उन्होंने हमेशा संयम के बिना काम किया और उन्हें बिना किसी कारण के अपने क्रोध का शिकार होने की आशंका थी। यह उनके अशुद्ध विचार हैं जिनके कारण उन्हें अपने क्यूई और रक्त पर नियंत्रण का नुकसान हुआ। वह घबराहट में चिल्लाया। जैसे ही इन शब्दों ने उसके होंठ छोड़ दिए, मनोज ने अचानक दिशाओं को मध्य लीप बदल दिया। उन्होंने फिलहाल मीरा को अनदेखा करने के लिए चुना, सांस लेने के संकेतों की जांच करने के लिए अथर्व के बगल में उतरने का विकल्प चुना। अथर्व की श्वास स्थिर थी और वह निर्जन दिखाई दिया। मनोज की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, लेकिन उन्होंने आगे के सवाल पूछने से परहेज किया।
अन्य लोग उनके पीछे एक पड़ाव पर आ गए थे और मीरा के शब्दों में स्तब्ध रह गए थे। हे, ये छोटा भाई मेरे साथ एक ही पृष्ठ पर लगता है। देवराज एक दुष्ट अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराया। तन्वी ने उसकी आंखों में तिरस्कार के साथ दूर से गिरे हुए अथर्व को देखा। अध्याय 15, शरीर को खगोलीय फीनिक्स के सार द्वारा टेम्पर। अथर्व एक बुरा सपना था। हजारों चींटियों के दसियों से चकित होने का कष्टदायी दर्द स्वप्न की दुनिया के भीतर एक वास्तविकता बन गया था। एकमात्र अंतर ये था कि उनके सपने में ये दसियों हजार चींटियों का नहीं था, बल्कि सुशोभित रूप से खगोलीय फीनिक्स को बढ़ा रहा था जो दर्द को भड़का रहे थे। ये अनगिनत छोटे खगोलीय फीनिक्स धूल के छींटों के रूप में छोटे, उसकी रिबकेज और हथियार घूमते थे। उनके दिव्य रूपों ने उन्हें अपने अस्थि मज्जा के भीतर से अवर्णनीय पीड़ा दी। जब वह अथर्व की प्रतिभाओं का परीक्षण करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करता था तो अग्निसन ने इस बात की तुलना में कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद वह अपने दांतों को पीस सकता था और सहन कर सकता था, लेकिन यह दर्द इतना भयानक था कि वह बाहर निकला। अथर्व का बुखार कम होने के बाद वह धीरे धीरे जाग गया। अपनी आंखें खोलते हुए अथर्व ने मनोज को पास में क्रॉस लेग बैठे और उस पर नजर रखते हुए देखा। मनोज अपने मुंह से लटकते घास के एक ब्लेड के साथ अथर्व में मुस्कुराया। आप अचानक कैसे बीमार पड़ गए? उसने पूछा। अब तबीयत कैसी है आपकी? जब वह स्थानांतरित करने का प्रयास करता था तो अथर्व की कठोर गर्दन टूट गई। उसकी भौहें चिकोटी हुई। ऐसा लगा जैसे वह एक रहस्यमय दिव्य शक्ति के साथ धन्य हो गया था। उनके शरीर ने अटूट ताकत के साथ उकसाया और उनकी छाती में एक अजीब सनसनी ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे कि उनका रिबकेज लोहे और सोने की तरह मजबूत था। उसने अपनी दोनों बाहों को हिला दिया। उनके भीतर की हड्डियों को लगता था कि वह गुस्सा हो गया था। उसका शरीर अजीब लगा। हालांकि उन्होंने इन परिवर्तनों के बारे में मनोज को सूचित करने में संकोच किया। इस प्रकार वह केवल उनसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछ सकता है, युवा मास्टर झो, मैंने खेती करने वालों के लिए तीसरी खेती के दायरे को सुना है, क्या मज्जा क्लींजिंग रियलम है? वास्तव में यह क्या होता है? अथर्व ने अपने सपने से विचित्र दृश्य को याद किया, जहां दिव्य फीनिक्स अपनी बाहों और रिबकेज के अस्थि मज्जा के भीतर बढ़ गए। आप क्यों जानना चाहते हैं? यहां तक कि मुझे अभी तक मज्जा सफाई के दायरे में कदम रखना है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मनोज चकित, फिर भी वही ये समझाने के लिए आगे बढ़े, खेती का पहला दायरा क्यूई प्रैक्टिसिंग रियल है। इस दायरे में किसी को स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक क्यूई को उनके दंतियन और आध्यात्मिक समुद्र में मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया संचय के बारे में है, समग्र शक्ति में कोई गुणात्मक सुधार नहीं है और इस दायरे में काश्तकार आम लोगों की तुलना में बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र अलग है। इस दायरे में हम अपने दंतियन और आध्यात्मिक समुद्र के भीतर से आध्यात्मिक शक्ति को हमारे अंगों पर मेरिडियन में चैनल करते हैं। एक बार जब हमारे मेरिडियन आध्यात्मिक शक्ति से भर जाते हैं तो हम अपनी ताकत को बढ़ाने और उल्लेखनीय शक्ति को उजागर करने के लिए इसे अपने अंगों के माध्यम से बाहर की ओर चैनल कर सकते हैं। मनोज ने एक हाथ बढ़ाया, अपनी आस्तीन को उजागर करने के लिए अपनी आस्तीन को लुढ़काया और अपनी ताकत को उजागर किया। एक बेहोश लाल बत्ती मनोज के मेरिडियन के माध्यम से बहती है, उसकी हथेली तक सभी तरह से झूलना। एक राजसी गहरी लाल बत्ती मनोज के हाथ की हथेली से उठी। उन्होंने कुशलता से प्रकाश को एक छोटे उत्तम क्रिम्सन पर्वत में बदल दिया। अपने हाथ के एक आकस्मिक स्विंग के साथ एक बड़ी चट्टान में भ्रम के पहाड़ को तोड़ दिया। बूम! बड़े पत्थर ने एक शानदार विस्फोट के साथ विस्फोट किया। ये मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र की शक्ति है, मनोज ने शांति से समझाया। हंगामे ने झोऊ कबीले, निन कबीले और मीरा के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। मज्जा क्लींजिंग रियल में हड्डी फोजिंग और मज्जा क्लींजिंग शामिल है। ये किसी के पूरे शरीर की हड्डियों, मस और आंतरिक अंगों को तड़पने पर केंद्रित है। मज्जा सफाई क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करना अक्सर एक पुनर्जन्म का संकेत देता है, जिसमें किसी के नश्वर मांस और किसी की भौतिक सीमाओं के पारगमन के साथ। मनोज की आंखों ने गर्व के संकेत का खुलासा किया क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और कहा, एक बार जब मैं मज्जा सफाई के दायरे में पहुंचता हूं तो मैं अपने मांसपेशियों और हड्डियों के भीतर छिपी हुई सभी अशुद्धियों को साफ करने में सक्षम हो जाऊंगा और लाल पहाड़ी संप्रदाय में मेरी खेती को भी बाधा नहीं दी जाएगी। चौथी दुनिया के खेती करने वालों ने चौथी दुनिया में आध्यात्मिक क्यूई की अशुद्ध प्रकृति के कारण स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में अशुद्धियों को बनाए रखा। मनोज आधिकारिक तौर पर रेड माउंटेन संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले वह पहले अपने पुनर्जन्म को पूरा करने के लिए मज्जा क्लींजिंग रियल में प्रवेश करेगा और अपने नश्वर शरीर को बहा देगा। हड्डी फोजिंग और मज्जा सफाई, अथर्व बड़बड़ाया, विचार में खो गया।
उन्हें लग रहा था कि एक अकथनीय दिव्य शक्ति ने बेहोश होने के दौरान उनकी रिबकेज और हथियारों को टैंप कर दिया था। उन्हें संदेह था कि बेहोश रोशनी का क्लस्टर इसका कारण था, लेकिन उनके पास निश्चित प्रमाण नहीं था। उन्होंने ये भी मनोज के लिए इसका उल्लेख नहीं किया। आकाश डिमर बढ़ रहा था और रात जल्द ही गिर जाएगी। मनोज के साथ उस व्यवहारिक चर्चा के बाद अथर्व ने अपने परिवेश में चारों ओर देखा। उन्होंने निन कबीले के वारहाउस को पास में आराम करते हुए देखा। झोऊ कबीले के सेवक रात के खाने की तैयारी में व्यस्त थे। इस बीच दुर्गेश और तन्वी ने कैंप फायर के पास आराम किया। हालांकि उनके और झोऊ कबीले के सदस्यों के बीच एक दूरी थी। एक दरार का गठन किया गया था। झोऊ कबीले और निन कबीले अब दोस्ताना शर्तों पर नहीं थे और दोनों पक्ष एक दूसरे से सावधान हो गए थे। देवराज ने मीरा को चिढ़ाने के लिए व्यस्त थे, एक शरारती मुस्कान पहने हुए, जैसे कि उसके अतिशयोक्ति से बेखबर हो। अथर्व धीरे धीरे खड़े हो गए, बहते पानी की आवाज की ओर मुड़ने से पहले उसके पीछे पहाड़ की चोटी पर नजर डालते हुए। एक छोटा सा झरना उसके पीछे पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा और एक बड़े गहरे तालाब में परिवर्तित हो गया। झरने से पानी क्रिस्टल स्पष्ट था, लेकिन अजीब तरह से यह तालाब से टकराने पर काला हो गया। तालाब के आधार के पास पहाड़ की दीवार के करीब एक विशाल लेकिन अभावग्रस्त हड्डी को फैलाया। एबेक, अथर्व ने कहा, क्या यह है कि खगोलीय फीनिक्स की एक हड्डी है? मनोज चकित और सिर हिलाया। अधिकांश हड्डी जलमग्न है और केवल एक छोटा सा हिस्सा उजागर होता है। जब आप अपने बुखार से बेहोश थे तो मैंने इसकी जांच की, लेकिन इस मुरझाए हुए हड्डी के बारे में विशेष रूप से रहस्यमय कुछ भी नहीं है। ये पवित्र हड्डी नहीं है जिसमें खगोलीय फीनिक्स की विरासत है, जिसे हर कोई सख्त रूप से खोज रहा है। मनोज को यकीन था कि पवित्र हड्डी चौथी दुनिया में कभी दिखाई नहीं देगी। अथर्व ने रहस्यमय रोशनी के साथ जंगल में मुरझाया हड्डी को याद किया। हालांकि इसमें खगोलीय फीनिक्स की विरासत नहीं थी, लेकिन इन हड्डियों में छिपे हुए चमत्कार शामिल थे। चिंता मत करो, हम इस बार बहुत सतर्क हो रहे हैं। जैसे ही एक झटके है, हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। मनोज को आराम दिया गया क्योंकि उन्होंने माना कि झटकेदार हड्डी के चारों ओर असामान्यताएं पैदा करेगी। अथर्व उसके पीछे के तालाब को घूरने के लिए बदल गया, अभिव्यक्ति को गंभीर रूप से बदल दिया। काला पानी, ब्लैकवाटर तालाब। वह अचानक चिल्लाया, ये जगह सुरक्षित नहीं है। आप यहाँ शिविर नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। उनके पिता ने ब्लैकवाटर तालाब और इसके आसपास के क्षेत्र को एकांत पर्वत श्रृंखला के निषिद्ध क्षेत्रों में से एक के रूप में नामित किया था। अथर्व ने अपने पिता के निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया था और वर्षों से कभी भी किसी भी क्षेत्र में नहीं आया था जो उनके पिता ने निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत किया था। अथर्व की देखभाल के लिए एक छोटी बहन थी और अगर वह अपने पिता की तरह गायब हो जाता तो दिव्या एक परेशान जीवन जीती। इस प्रकार वह इस तरह के जोखिम लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। दिव्या को अभी तक वयस्कता तक नहीं पहुंचा था। इतनी कम उम्र में अपने पिता को खोना काफी कठिन था, वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। क्या इस क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है? मनोज ने पूछा। उन्होंने देवराज के लिए मीरा को रोकने और आने के लिए इशारा किया। ओल्ड देवराज, सभी को तैयार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द छोड़ने की जरूरत है। आखिरी बार मनोज ने बिना शर्त अथर्व पर भरोसा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शब्द पर काम करने के लिए तैयार था। वह और अथर्व युद्ध की ओर बढ़े। उनके कार्यों के कारण तन्वी और दुर्गेश घबरा गए क्योंकि वे चर्चा कर रहे थे कि क्या वे पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग में जाना चाहते थे। मीरा भी अनसुलझा लगा। वह अथर्व से पहले घोड़ों की ओर भी चली गई। जैसे जैसे वह संपर्क करती थी, सभी वारहौज मुंह से घिर गए और ढह गए। वारहौज ने घातक जहर का शिकार किया था। अमित, दुर्गेश ने जंगल की दिशा में उग्र रूप से दहाड़ दिया। मैंने आपको घोड़ों को खिलाने के लिए कहा था। आपने उन्हें क्या खिलाया? उन्होंने शायद उन्हें जहर दिया। देवराज की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। उन्होंने ब्लैकवाटर तालाब में पानी का उल्लेख किया था और बहुत साफ नहीं था और कहीं और पानी खोजने गया था। मुझे यकीन है कि वह किसी से मिलने गया था। मनोज ने पूरी तरह से जोड़ा, उन्होंने शायद युद्ध को छोड़ने से रोकने के लिए युद्ध को जहर दिया। झोऊ कबीले और अथर्व के युवा गुरु सभी के सामने पहुंचे। प्रतीत होता है कि यह बेखबर है। वे उस दिशा में नजर रखते थे जिस दिशा में अमित चले गए थे, फिर ब्लैकवाटर पॉन्ड पर उनके पीछे देखने के लिए मुड़ गए और इसके पीछे विशाल चिकनी चट्टान। ये स्पष्ट रूप से एक व्यवहार्य भागने का मार्ग नहीं था। पेड़ों और उनके चारों ओर सूखी घास को बिखेरने के बावजूद ब्लैकवाटर तालाब के सामने से बाहर निकलने वाला इलाका काफी खुला और बचने के लिए व्यवहार्य था अगर जरूरत उत्पन्न हुई। जब तक ईर्ष्या को उकसाने के लिए कुछ खजाना कीमती नहीं है, तब तक 7 प्रमुख कबीले शायद ही कभी एकमुश्त संघर्ष में संलग्न होते हैं।
झोऊ कबीले की प्रतिभा के रूप में मनोज को उच्च स्थिति और आत्मविश्वास दोनों थे। उसके चेहरे पर एक शांत और निडर नजर के साथ उसने ठंड से घोषणा की, मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सा कबीला मेरे खिलाफ एक कदम बनाने की हिम्मत करता है। मनोज, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि आप रेड माउंटेन संप्रदाय की चुनी हुई प्रतिभा हैं। एक अजीब कर्कश आवाज अचानक बाहर हो गई। एक पायथन की सवारी करने वाला व्यक्ति सूखी घास के भीतर गहरी से निकला। पायथन बड़ा था और एक बारी बारी से काला और सफेद पैटर्न था। इसकी जीभ बेतरतीब ढंग से अंदर और बाहर चली गई और इसकी आंखें एक भयंकर हरी रोशनी के साथ चमक गईं। पायथन की सवारी करने वाला व्यक्ति बांस के पोल के रूप में पतला दिखाई दिया और पायथन से मेल खाने वाले एक पैटर्न में ढीले ढाले कपड़े पहने। उसके दोनों हाथ उसकी आस्तीन में टक गए। पायथन की सवारी करने वाले व्यक्ति ने चकली के साथ पेश किए गए व्यक्ति ने कहा, मैं अरविंद हूं, जो ब्लड मून सेक्ट का एक पूर्व सदस्य है। दुर्भाग्य से मुझे 100 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था। फिर उसने फोरलॉन से आहें भरी। मैं ऊपरी दुनिया में नहीं रह सकता था, इसलिए मैं केवल निचली दुनिया में घूम सकता था। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। अपनी उपस्थिति के साथ अधिक लोगों ने कमर उच्च सूखी घास से बाहर कदम रखा। अमित उनमें से थे। अरविंद, मनोज और तन्वी जैसी युवा पीढ़ी के सदस्य नाम के उल्लेख पर हैरान थे। हालांकि देवराज ने मान्यता की अभिव्यक्ति पहनी थी। अरविंद, वह अरविंद को घूरता रहा क्योंकि उसने मनोज को एक छोटी सी आवाज में बताया, वह शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से है। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय। अथर्व उलझन में लग रहे थे। मनोज, तन्वी और दुर्गेश के चेहरे पर लग रहा है। चौथी दुनिया में 7 प्रमुख कबीले सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बल थे। उनके पास आमतौर पर ऊपरी दुनिया से संप्रदायों के कुछ कनेक्शन भी थे। कुलों ने चौथी दुनिया में इन संप्रदायों के आधिकारिक और रूढ़िवादी प्रतिनिधियों के रूप में काम किया और सबसे अमीर खेती के संसाधनों के साथ 7 प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित किया। 7 प्रमुख कुलों के घनिष्ठ संबंध थे और उनके रिश्ते आमतौर पर सतह पर सामंजस्यपूर्ण थे, जिसमें ऑल आउट संघर्षों के बहुत कम उदाहरण थे। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय, हालांकि 7 प्रमुख कुलों से अलग था। काश्तकारों का ये समूह खंडित क्षेत्र के अंधेरे परिधीय क्षेत्रों में घूमता और संचालित होता है। शब्द शैडो स्पेक्टर ने अंधेरे में भटकने वाली आत्माओं को भटकने का उल्लेख किया। 7 प्रमुख कबीले अक्सर छाया स्पेक्टर संप्रदाय का शिकार करने के लिए बलों में शामिल हो गए। हालांकि ये संगठन छिपने में माहिर था और अभी तक पूरी तरह से मिटा दिया गया था। इस प्रकार वे दुनिया के अंधेरे छायादार कोनों में काम करना जारी रखते थे। यहां तक कि शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के मास्टर की पहचान और खेती के क्षेत्र में अभी भी 7 प्रमुख कुलों के लिए अज्ञात थे। वे सभी जानते थे कि उन्होंने बुरे काश्तकारियों की भर्ती की थी जो इसे ऊपरी दुनिया में नहीं बना सकते थे और उन्हें निचली दुनिया में शरण प्रदान करते थे। खगोलीय फीनिक्स के कंकाल के बने रहने की खबर निचली दुनिया में बिखरी हुई है। स्वाभाविक रूप से हम अपनी किस्मत की कोशिश करने में भी रुचि रखते हैं। 7 प्रमुख कुलों में उनके जैसे कई सदस्य हैं। वे केवल बड़े कार्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान खुद को प्रकट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। 7 प्रमुख कुलों के भीतर गद्दारों का उनका कुंद प्रवेश मनोज और बाकी पर भारी था। पर्याप्त छोटी सी बात, चलो हाथ में कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अरविंद ने अपने हाथों को ताली बजाए और एक मुस्कान के साथ आदेश दिया, 2 महिलाओं को छोड़कर सभी को मार डालो। किसी और को जीवित छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्याय 16, ग्रीन हॉर्न। जैसे ही अरविंद ने बोलना समाप्त किया, शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्य समूह को घेरने के लिए चले गए। ये जानने के बाद कि नए लोग शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से संबंधित थे, ब्लैकवाटर पॉन्ड के आसपास बिखरे हुए 3 कुलों के सदस्य चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत उलझाव मचाना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि घेरने के माध्यम से कैसे टूटना है। छाया स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्यों को देखकर मनोज की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और अब पहले से आराम से प्रदर्शन को प्रदर्शित नहीं किया। पुराने देवराज, ऐसा लगता है कि हमें विभाजित करने और भागने की आवश्यकता है। मनोज ने देवराज से सीखा था कि समूह के नेता अरविंद मज्जा सफाई के दायरे में पहुंच गए थे। मज्जा क्लींजिंग रियलम विशेषज्ञ चौथी दुनिया में अस्तित्व के शिखर पर थे। हालांकि मनोज अपने रास्ते पर था और अंततः पहुंच जाएगा मज्जा सफाई के दायरे में, वह अभी भी केवल मेरिडियन ओपनिंग रियलम में था। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय ने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अमित का उपयोग किया। तथ्य यह है कि वे अभी भी एक टकराव शुरू करने की हिम्मत करते थे, इसका मतलब था कि वे अपनी क्षमताओं में अत्यधिक आश्वस्त थे। एमेन, मुझे पता है कि क्या करना है। देवराज की आंखें टिमटिमाती हैं। थुड थुड। अथर्व अचानक ढह गए युद्धों की ओर धराशायी हो गए।
ड्रैगनवुड ने कहा कि मनोज ने उसे दिया, उसका लंबा कृपाण, धनुष और तीर सभी घोड़े पर थे। वह छाया दर्शक संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और उनकी खेती के दायरे को समझ नहीं सकता था। वह जो कुछ भी कर सकता था, वह अपने हथियारों को पुनः प्राप्त कर सकता था और आसन्न लड़ाई की तैयारी कर सकता था। सब लोग, मनोज ने अपनी आवाज उठाई, मेरे बारे में चिंता मत करो, बस बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। मैं, मनोज, व्रत करता हूं कि जब तक मैं इस जगह को जीवित नहीं छोड़ता, मैं ऊपरी दुनिया में लाल पहाड़ी संप्रदाय में खेती करने के लिए नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैंने आज यहाँ छाया स्पेक्टर संप्रदाय से सभी घुसपैठियों से निपटा नहीं। उनके शब्दों ने जोऊ कबीले के प्रति वफादार लोगों के मनोबल को बढ़ा दिया। उन सीवत चूहों को मार डालो। क्या वे छाया में कुछ छायादार पात्र नहीं हैं? जोऊ कबीले के खेती करने वालों ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया और निडरता से छाया स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्यों की ओर आरोप लगाया। प्रतीत होता है कि मृत्यु से बेखबर था। ब्लैकवाटर तालाब के सामने की जगह को एक खुले तह प्रशंसक के रूप में आकार दिया गया था। उनका समूह सिर के पास खड़ा था, जहां एक तह पंखे की पसलियों को उजागर किया जाएगा। इस बीच शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्य तालाब से दूर जाने वाले क्षेत्र को कवर करने के लिए फैल गए थे, जिससे समूह के लिए उनके संपर्क में आने के बिना भागना लगभग असंभव हो गया। जल्द ही जोऊ कबीले के प्रति वफादार छाया स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्यों के साथ भिड़ गए और झगड़े हो गए। उस समय के दौरान अथर्व ने अपने धनुष, तीर, लंबे कृपाण और ड्रैगनवुड भाले को पुनः प्राप्त किया था। ऊपर देखते हुए उन्होंने देखा कि खूनी लड़ाई शुरू हो गई थी। मुझे डर है कि मैं इस लड़ाई के दौरान आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैं मुश्किल से खुद का ख्याल रख सकता हूं। सबसे अच्छा मैं कर सकता हूं, मेरे लिए लड़ाई का सबसे बुरा आकर्षित है, मनोज ने कहा, दूर से धमाकेदार अथर्व को देखते हुए। फिर बाकी समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने चिल्लाया, हर कोई कृपया अपना ध्यान रखें। मुझे आशा है कि हम फिर से मिलेंगे। उसके साथ मनोज एक तेंदुए की तरह बाहर धराशायी हो गया। गहरी लाल बत्ती के लगातार 7 बीम उसकी छाती पर हॉटगार्ड मिरर से फट गए। बीम्स ने छाया स्पेक्टर संप्रदाय के कई सदस्यों को तुरंत मार दिया, अपनी हड्डियों को विघटित कर दिया और उन्हें मांस के ढेर में बदल दिया। मनोज की क्रूरता और प्रभुत्व ने शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्यों को हिला दिया और जो लोग अभी तक मेरिडियन के उद्घाटन के क्षेत्र में पहुंचने के लिए थे, वे जल्दी से बाहर चले गए। मनोज दिल से हंसे। उसने मांस के ढेर पर छलांग लगाई, निडरता से आगे चार्ज किया जैसे कि कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। अरविंद लंबे समय से मनोज के हॉटगार्ड मिरर के बारे में जानते थे। उसे ये देखकर उसे प्रकट करते हुए अरविंद ने अपनी आंखों को लालच दिया और कहा, ये लाल पहाड़ के संप्रदाय द्वारा दिया गया एक खजाना प्रतीत होता है। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। हिस। वह अपने अजगर को मनोज की ओर ले गया, रास्ते में रसीला वनस्पति को समतल कर दिया। जहां भी पायथन फिसल गया, उसने एक बीहड़ खाई को पीछे छोड़ दिया, जिसने कई फीट जमीन में खोदा। मनोज ने न केवल छाया स्पेक्टर संप्रदाय की मुख्य ताकतों को आकर्षित किया था, बल्कि अपने नेता अरविंद का ध्यान भी पकड़ लिया था। उन्होंने छाया स्पेक्टर संप्रदाय के प्राथमिक बल के खामियों को एकल रूप से बोर कर दिया और बाकी के मनोबल को काफी बढ़ावा दिया। अराजकता के बीच तन्वी ने गिरे हुए क्रिम्सन वारहॉर्स से संपर्क किया। एक किक के साथ वह अपने बेजान शरीर पर फ्लिप करती है और उसके कंधे पर आत्मा के पत्थरों के खून से सने बोरी को गिरा देती है। चाचा दुर्गेश, हमें जल्दी से छोड़ने की जरूरत है। हालांकि अथर्व उसके बगल में खड़े थे, लेकिन उसने उसे एक नजर भी नहीं छोड़ी, क्योंकि वह दुर्गेश के साथ सेना में शामिल हो गई थी ताकि मनोज से सबसे दूर के क्षेत्र की ओर अपना रास्ता बनाया जा सके। ये वही था जहां शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के बचाव सबसे कमजोर थे और जहां जोड़ी ने घेरने के माध्यम से तोड़ने की योजना बनाई थी। तन्वी के दिमाग में अथर्व पहले से ही एक मृत व्यक्ति था, जो छाया स्पेक्टर संप्रदाय का शिकार होने के लिए किस्मत में था। मैं आपके पैसे वापस कर रहा हूं, अब से मैं अब आपके निंग कबीले के लिए कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं हूं। अथर्व ने घोषणा की कि वह उसे और दुर्गेश के आंकड़ों को आगे और आगे देख रहा है। उसने अपनी बांस की टोकरी के नीचे से चांदी के सिक्कों के बैग को पुनः प्राप्त किया और तन्वी में फहराया। तन्वी ने उसे कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सिर भी नहीं मोड़ लिया। उसका ध्यान अमित पर था, जिसने अपना रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। अमित, मेरे निंग कबीले ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर भी आप हमारे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करते हैं। मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। अमित ने तन्वी के रूप में देखा और दुर्गेश तेजी से एक युद्ध के ऊपर से संपर्क किया, जिसे उन्होंने छिपाया था। निंग कबीले के लिए जो लोग उपनाम निंग नहीं करते हैं, वे कुछ भी नहीं हैं, लेकिन तोप के चारे के अलावा आप इसे बलिदान कर सकते हैं। जब आप निंग कबीले की युवा मालकिन ने कभी भी मुझे सम्मान के साथ देखा है?
तानवी के चेहरे पर घूरते हुए उसकी आंखें एक भयावह चमक पर ले गईं। उनके गले ने एक कम गुटुरल ध्वनि का उत्सर्जन किया, जैसे कि वह जबरदस्ती अपनी लार को निगल रहे हों। एक हरे भरे पेड़ के पीछे से हंसी फट गई। इस बार आपने संप्रदाय के लिए महान योग्यता प्रदान की है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यह लड़की बाद में ठीक से आपको अपने सम्मान का भुगतान करती है। एल्डर जसवंत ने लंबे समय से वादा किया है कि वह लड़की को पहले आपकी सेवा करे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह आवाज निकली, तन्वी की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया, यह महसूस करते हुए कि स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोचा था। दुर्गेश अचानक चिल्लाया, सावधान रहो। तानवी और दुर्गेश के सामने झाड़ियों और पेड़ों से बिजली की लकीरों की तरह लंबी पाइक और शॉर्ट स्पीयर्स को गोली मार दी गई। दोनों ने फ्रेंटिकली को चकमा दिया और हमले को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन वे मुश्किल से रख सकते थे। इस बीच सख्त स्थिति को देखते हुए पेलफेस मीरा ने लगातार वसा वाले आदमी के साथ एक सौदा करने का फैसला किया। देवराज, अगर आप मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हैं तो मैं आपको मेरे साथ अपना रास्ता बनाऊंगा। उसके दिमाग में अपने दांतों को पीसना और अनिच्छा से देवराज की अग्रिम को स्वीकार करना छाया दर्शक संप्रदाय के हाथों में गिरने और अकथनीय अपमान से पीड़ित होने से बेहतर था। आपके शरीर पर कुछ पाउंड मांस मेरे जीवन की तरह महत्वपूर्ण नहीं है। मीरा के शरीर पर हमेशा गिरने के बावजूद देवराज जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके बारे में कम परवाह नहीं कर सकते थे। देवराज ने खुद को चांदी के कवच के एक झिलमिलाता सूट में ढक दिया। नीचे गिरते हुए उसने अपने शरीर को अनुबंधित किया और एक चमकदार चांदी की गेंद की तरह जमीन पर लुढ़क गया। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्यों ने हैक किया और सिल्वर बॉल पर फिसल गया। हालांकि वे केवल कुछ चिंगारी का उत्पादन करने में कामयाब रहे। सिल्वर बॉल के भीतर छिपे देवराज ने अपने सुई जैसे हथियार को बाहर निकालने का अवसर लिया, जिससे शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के कई सदस्यों की मौत हो गई जो उसके आसपास थे। देवराज, आप नीच बदमाश, आप एक दयनीय अंत से मिलेंगे। मीरा अपमानित महसूस कर रहा है, जोर से शापित है। हालांकि उसने अंततः घेरने के माध्यम से तोड़ने में देवराज का अनुसरण करने के लिए चुना। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय ने ब्रेकआउट समूह को रोक दिया था। केवल अथर्व अभी भी मृत वारहाउस के ढेर के बीच दुबका हुआ है, एक अवसर के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के एक पतले सदस्य ने कहा, अभी भी कोई व्यक्ति यहाँ मूर्खतापूर्ण इंतजार कर रहा है। आदमी इत्मीनान से संपर्क किया, एक नुकीला क्लब उससे अधिक लंबा था। नवागंतुक ने हवा में छलांग लगाए और नुकीले क्लब को अथर्व के सिर की ओर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जो मीरा का पीछा करने से पहले उससे निपटने का इरादा रखता था। स्वैच्छिक मीरा सिर्फ उसका प्रकार था और वह इच्छा के साथ खुजली कर रहा था। क्यूई में एक कल्टीवेटर ने रियलम का अभ्यास किया, अथर्व ने कहा, ये याद करते हुए कि मनोज ने उसे पहले क्या बताया था। मनोज के अनुसार मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे, जो अपने मेरिडियन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चैनल नहीं कर सकते थे। जैसे उनका मुकाबला एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा मजबूत नहीं था। अथर्व शांत हो गया। वह निकट आकृति के लिए ठंडी आंखों से इंतजार कर रहा था, न कि उसके चेहरे पर घबराहट या भय का एक टुकड़ा। यहां तक कि एक बच्चे के रूप में वह किसी को आसानी से फायदा नहीं उठाता था। अथर्व हमेशा एकांत पर्वत श्रृंखला में शिकारी रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए वह एक मुकाबला तैयार रुख पर बदल गया। उसकी आंखें और दिल स्थिर थे। एक बर्फीली जानलेवा आभा ने उसे घेर लिया। अथर्व एक लंबे कृपाण का उपयोग करने के आदी थे। स्पिकेट क्लब के दृष्टिकोण को देखकर उन्होंने ड्रैगनवुड स्पीयर को छोड़ दिया और इसके बजाय क्लब को ब्लॉक करने के लिए अपने लंबे कृपाण पर दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। क्लैंग प्रभाव के कारण अथर्व के हाथ सुन्न हो गए, यहां तक कि उनके लंबे कृपाण ने झटका से विकृत हो गया था। लंबे कृपाण की खराब गुणवत्ता और कठोरता ने खेती करने वालों के बीच युद्ध के लिए इसे अनुपयुक्त बना दिया। अथर्व ने निर्णायक रूप से ड्रैगनवुड स्पीयर को पुनः प्राप्त किया। अप्रत्याशित रूप से भाला, जो पहली बार अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस किया, उसने इसे उठा लिया, अब अविश्वसनीय रूप से हल्का हो गया था। ड्रैगनवुड स्पीयर का वजन नहीं बदला था, केवल एक चीज जो बदल गई थी वह खुद थी। एक शक्तिशाली बल उसकी बाहों के जोड़ों से बढ़ गया क्योंकि उसने भाले को कसकर पकड़ लिया। वह सपना मेरी बाहों और रिबकेज में अस्थि मज्जा की सफाई के साथ। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से पतला आदमी दंग रह गया कि अथर्व ने अपने हमले को पीछे छोड़ दिया था। विशाल स्पिकेट क्लब के कोण को समायोजित करते हुए उन्होंने फिर से हमला करने के लिए तैयार किया। उस समय के भीतर युवा लेकिन लंबा और अधिक मजबूत अथर्व पहले से ही अपने भाले के साथ पतला आदमी से संपर्क कर चुका था। आप मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत करते हैं?
पतले आदमी ने अपने नुकीले क्लब को घुमाया जो अथर्व की खोपड़ी को कुचलने और उसके शरीर में हर हड्डी को तोड़ने का इरादा रखते थे। बूम! अथर्व के भाले के साथ प्रभाव होने पर क्लब के सिर पर स्पाइक्स बिखर गए और पतले आदमी के चेहरे और शरीर पर छिड़काव किया। स्पिकेर क्लब में उनके हाथ प्रभाव के बल का सामना नहीं कर सकते थे और खूनी घावों में खुले थे। अथर्व ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक हड़ताल से हराया था। पतला आदमी की भीषण दृष्टि को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खुद को गुनगुनाता था, तो ये शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से काश्तकार हैं। वे बहुत प्रभावशाली नहीं हैं। अथर्व ने तब अपने भाले की नोक को पतला आदमी की गर्दन में चाकू मार दिया। ड्रैगनवुड स्पीयर ने एक स्क्वेल के साथ पतला आदमी की गर्दन को छेद दिया। ये देखते हुए कि उसने कितनी आसानी से पतला आदमी को मार दिया, अथर्व को एहसास हुआ कि मनोज ने उसे क्या बताया था जो पहले सच था। मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे, जिनमें कोई गुणात्मक सफलता नहीं मिली थी और उनकी लड़ाकू क्षमताएं सीमित थीं। अंतिम जीवित वारहॉर्स के ऊपर अमित ने पतला आदमी की मौत पर एक शोकपूर्ण गुस्से में डाला रोहित। उन्होंने तन्वी और दुर्गेश के साथ अपनी लड़ाई को छोड़ दिया और अपने युद्ध को सीधे अथर्व की ओर बढ़ाया। छोटा भाई, रोष के साथ आंखें चौड़ी, अमित ने रोहित के गिरे हुए शरीर को देखा, जीवन के किसी भी संकेत का पता लगाने की उम्मीद की। दुर्भाग्य से उनका छोटा भाई रोहित उतना ही मृत था जितना कि वह जहर युद्ध के रूप में वह घिरा हुआ था। रोहित एकमात्र कारण था कि अमित शैडो स्पेक्टर संप्रदाय में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने युद्ध को गुस्से में मार दिया क्योंकि वह चिल्लाया, अथर्व। अथर्व ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने धनुष में एक तीर डाला और अमित को गोली मार दी। पहले अथर्व को अपने धनुष को खींचने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता थी। अब हालांकि वह पूरी तरह से अपने धनुष को पलक झपकते ही खींच सकता था। उन्होंने लगातार अमित में तीर गोली मार दी, लेकिन अमित ने या तो उन्हें चकमा दिया या उन्हें अपने लॉन्गस्वॉर्ड के साथ अवरुद्ध कर दिया। अमित तब लगातार आ रहा था जब अथर्व ने सरपट युद्ध में शूटिंग करने के लिए लक्ष्य स्विच किया। थूड थूड थूड, तीर ने युद्ध की आंखों, गर्दन और माथे को छेद दिया। अंधे होने के बाद ये बेतहाशा थक गया, अमित को बंद कर दिया। इससे पहले कि अमित भी जमीन से टकराए, अथर्व ने बिजली की तरह बाहर निकाला, बार बार अपने ड्रैगनवुड भाले के साथ ऊपर की ओर छुरा घोंपते हुए, अमित के शरीर में छेदों की एक श्रृंखला को छेदते हुए। अमित ने जमीन पर मारा, अपने छोटे भाई के समान भाग्य से मुलाकात की। तुम बहुत भयंकर थे, मुझे लगा कि आप वास्तव में मेरे लिए एक खतरा पैदा करेंगे। अथर्व ने अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ म्यूट कर दिया क्योंकि उसने अमित की लाश को देखा। अध्याय 17, लोहे और सोने जैसी हड्डियां। अथर्व का आत्मविश्वास बढ़ गया। अमित और रोहित को मारने से उसे एहसास हुआ कि वह क्यूई प्रैक्टिसिंग रियल में काश्तकारियों के खिलाफ जीत सकता है। इसके बावजूद अथर्व को अधीरता से घेरने से बाहर नहीं निकला और इसके बजाय स्थिति का निरीक्षण करने का विकल्प चुना। मनोज अथर्व के बाईं ओर घेरने के माध्यम से टूट गया था और लंबे समय से गायब हो गया था। कभी कभी अथर्व अपने अजगर की सवारी करते हुए आगे बढ़ते हुए अटैच पार्टी के नेता अरविंद को सुनते थे। उसके सामने का क्षेत्र, जहां अरविंद और उसका अजगर पहली बार दिखाई दिए, जहां देवराज ने अपने ब्रेकआउट मार्ग के रूप में चुना था। देवराज शुरुआत में एक चमकदार चांदी की गेंद के रूप में घेरने के माध्यम से धीरे धीरे टूटने में सक्षम थे, लेकिन अब इंटरसेप्ट किया जा रहा था। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के कई सदस्य उसे ब्लॉक करने के लिए बड़े काले लोहे की ढाल पकड़े हुए थे। सिल्वर बॉल काले आयरन शील्ड से जमकर टकराया, लेकिन कई लोगों ने एक साथ काम किया और प्रभाव का विरोध करने और देवराज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए काम किया। देवराज ने खुद को एक नुकसान में पाया कि क्या करना है। मीरा ने मूल रूप से भागने का अवसर खोजने के लिए देवराज का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के 3 सदस्यों द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। हालांकि एक लाल जेड स्टाफ से लैस वह घिरा हुआ था। तीनों सदस्यों ने निर्दयता से उसे ताना मारते हुए उस पर हमला किया। मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र में उन लोगों में मीरा सबसे कमजोर था। इस प्रकार, हालांकि वह अपने विरोधियों में से एक के रूप में एक ही दायरे में थी, फिर भी वह उससे ज्यादा मजबूत थी। वह बेहद व्यथित महसूस कर रही थी। अगर यह अरविंद के आदेश के लिए उसे और तन्वी को जीवित रखने के आदेश के लिए नहीं होता, तो वह बहुत पहले गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ देती। हालांकि मनोज ने जोऊ कबीले के वफादार नौकरों के मनोबल को बढ़ावा दिया था, लेकिन वे छाया दर्शक संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई में भी संघर्ष कर रहे थे। जब वे खेती के स्थानों में बराबर थे तो वे काफी हद तक आगे निकल गए। प्रत्येक व्यक्ति को 2 से 3 विरोधियों का सामना करना पड़ा और अनिवार्य रूप से एक तेजी से हार मिली।
ताकत या संख्या में महत्वपूर्ण अंतर के साथ लड़ाई में दृढ़ता और साहस अकेले अक्सर पर्याप्त अंतर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। युद्ध के मैदान के दूसरे छोर पर तन्वी और दुर्गेश ने भी अमित के जाने के बाद भी घेरने के माध्यम से टूटने में कोई प्रगति नहीं की। इसके विपरीत उनकी स्थिति केवल अधिक गंभीर हो गई। एक गोल्डन शॉर्ट स्पीयर ने दुर्गेश को एक बड़े पेड़ के ट्रंक तक पहुंचा दिया। वह केवल तन्वी को असहाय रूप से घूर सकता था। तन्वी को अब एक मेरिडियन ओपनिंग रियलम कल्टीवेटर और 4 QE के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा। उन्होंने तन्वी की आध्यात्मिक शक्ति को कम करने और उसे जीवित करने की योजना बनाई। मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र। अथर्व ने पाया कि वह मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र में उन लोगों की पहचान कर सकता है। मेरिडियन ओपनिंग रियलम कल्टीवेटर या तो अपने शरीर से एक बेहोश आध्यात्मिक प्रकाश का उत्सर्जन कर सकते हैं या अपने हथियारों के माध्यम से इसे बाहर की ओर फैला सकते हैं। इस बीच QE में उन लोगों का अभ्यास करने वाले लोग मुख्य रूप से उनके शरीर की ताकत पर निर्भर थे और आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह का अभाव था। ये QE में उन लोगों के बीच अंतर करना स्पष्ट हो गया जो एक नज़र में मेरिडियन ओपनिंग रियल में प्रैक्टिस कर रहे थे। तन्वी के खिलाफ हमले का नेतृत्व करने वाले मेरिडियन ओपनिंग रियलम कल्टीवेटर ने अचानक अथर्व देखा जबकि अथर्व उसे आकार दे रहे थे। दोनों झांक भाइयों की मृत्यु हो गई है। मेरिडियन ओपनिंग रियलम कल्टीवेटर ने 2 QE पर इशारा किया जो रियल के कल्टीवेटर्स का अभ्यास कर रहा था, ने कहा आप में से 2 जाओ और उसे मार डालो। सावधान रहो, वो बच्चा थोड़ा संदिग्ध है। समझ गया। ये जोड़ी अथर्व की ओर बढ़ी। अथर्व के पास अब केवल देखने के लिए विलासिता नहीं थी। उन्होंने अगली लड़ाई की तैयारी के लिए अपनी आत्माओं को रैलियां दी। एक बार फिर उसने अपना धनुष निकाला और एक तीर को ढीला कर दिया। हालांकि शैडो स्पेक्टर के 2 दृष्टिकोण वाले सदस्य युद्ध की तुलना में अधिक चुस्त साबित हुए क्योंकि उन्होंने अथर्व के शॉट्स को तेजी से विकसित किया। जल्द ही वे अथर्व पहुंचे और दोनों पक्षों से समन्वित हमले को शुरू करने के लिए कोई समय बर्बाद नहीं किया। झांक भाइयों की मौत के कारण उन्हें सतर्क हो गया और उन्होंने दाने से अभिनय करने की हिम्मत नहीं की। दोनों में से एक ने एक खंजर को मिटा दिया और सीधे अथर्व के दिल के लिए लक्षित किया। दूसरे ने एक लंबा चाबुक रखा और अपने रुख को अस्थिर करने के लिए अथर्व के निचले शरीर को छीनने की मांग की। उन दोनों ने अपने हमले को मूल रूप से समन्वित किया। ये स्पष्ट रूप से पहली बार नहीं था जब उन्होंने एक संयुक्त हमला शुरू किया था। जैसा कि अथर्व अपने हमलों को अवरुद्ध करने के लिए अपने ड्रैगनवुड भाले को उठाने वाला था, लंबे समय से चाबुक ने उसके दाहिने टखने को उलझा दिया, जिससे वह ठोकर खा गया। आप अभी भी कैसे खड़े हैं? लंबे समय से चाबुक चलाने वाले ने अपनी सारी ताकत के साथ खींच लिया था, लेकिन चौंका देने वाले अथर्व को अपने संतुलन को फिर से देखकर आश्चर्यचकित था। एक खंजर को कम करने वाले छोटे ने दूरी को बंद करने का अवसर लिया। अथर्व का ड्रैगनवुड स्पीयर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में बेकार था। खंजर उसके पेट की ओर जोर देता है। लंबे समय तक चाबुक के साथ अभी भी अपने दाहिने टखने के चारों ओर लिपटे हुए अथर्व नहीं निकल सका और इसके बजाय अपनी बाईं बांह से अवरुद्ध हो गया। शंख। खंजर ने अथर्व की बांह को छुरा घोंपा। ताज़ा खून घाव से निकला, लेकिन उसकी हड्डियों ने डैगर के जोर से फ्रैक्चर के कोई संकेत नहीं दिखाए। वे लोहे और सोने के रूप में लचीला के रूप में आयोजित करते थे, कट्टर रूप से झटका का विरोध करते थे। यह नहीं टूटा। खंजर को पूरा करने वाला एक अथक था। पलक झपकते ही उसने तेजी से घाव में 2 और स्लैश दिए। क्लैंग क्लैंग। अथर्व की बांह की हड्डी ने स्टील स्ट्राइकिंग स्टील के लिए एक अजीब धातु की झड़प का उत्सर्जन किया। हालांकि तीव्र दर्द के तहत अथर्व ने अपने हमलावर को फिर से हड़ताल करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने हमलावर के सिर को पकड़ लिया और जमकर उसे अपने खिलाफ पटक दिया। हमलावर की नाक की हड्डी एक शानदार क्रंच के साथ टूट गई थी और उसका चेहरा खून में ढका हुआ था। एक लोहे के हुक की तरह अपने हाथ का उपयोग करते हुए अथर्व ने हमलावर की बांह को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे उकसाया, उसके कंधे को नापसंद किया और उसके हाथ को लटका दिया। अपने स्वयं के रक्तस्राव हाथ की अवहेलना करते हुए अथर्व ने एक हाथ से हमलावर के कंधे को एक हाथ से पकड़ लिया, जबकि दूसरे के साथ हमलावर की छाती में घूंसे मारते हुए दरार। हमलावर के रिबकेज में विस्फोट हो गया। उन्होंने अथर्व के चेहरे और गर्दन पर एक माउथल खून का छिड़काव किया। हमलावर की मौत की पुष्टि करने के बाद अथर्व बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे गिर गया और अपने टखने के चारों ओर घूमने वाले कोड़े को जब्त कर लिया। शैडो स्पेक्टर सेक्ट के दूसरे हमलावर ने अपने साथी की मौत को देखा था और अब उसे अथर्व की भयानक ताकत से बलपूर्वक खींचा जा रहा था। वह डगमगा गया क्योंकि वह अथर्व की ओर बढ़ गया था। अथर्व अपने साथियों की तुलना में लंबा और मजबूत था। वह अपने खून से सने चेहरे और ठंड के साथ संयुक्त भयंकर आंखें दूसरे हमलावर के दिल में सच्चा डर पैदा कर देती हैं।
जैसा कि वह अथर्व तक पहुंचने वाला था, हमलावर ने जल्दबाजी में अपने लंबे कोड़े को घूमने और भागने से पहले जाने दिया। अब कोड़े से रोकना नहीं, अथर्व ने पीछा करने में संकोच नहीं किया। एक शब्द के बिना उसने हमलावर को पकड़ा और अपनी पीठ पर एक शक्तिशाली पंच दिया। टकराना। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से दूसरा हमलावर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, जो झांक भाइयों के समान भाग्य से मिल रहा था। कचरा के दो बेकार टुकड़े, किसी ने अपने पैरों को झूलते हुए कहा, क्योंकि वे एक व्यापक पेड़ की शाखा पर बैठे थे जहां देवराज ने तोड़ने की कोशिश की थी। युवक ने उत्तम पोशाक पहने हुए थे। पेड़ की पत्तियों ने उसके चेहरे को अस्पष्ट कर दिया। न तो युद्ध में तल्लीन और न ही अवलोकन करने वाले अथर्व ने बोलने से पहले अपनी उपस्थिति देखी थी। सिर्फ एक नज़र के साथ अथर्व ने निर्धारित किया कि यह व्यक्ति उन दोनों के समान नहीं था जिन्होंने उस पर हमला किया। वह निश्चित रूप से क्यूई प्रैक्टिसिंग रियल में एक कल्टीवेटर नहीं थे। मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र। अथर्व ने खुद को म्यूट कर दिया। जैसा कि आदमी ने अपने पैरों को घुमाया, आध्यात्मिक शक्ति का एक अलग लहर उससे निकली, एक फूल के खिलने के लिए। यह व्यक्ति अपने पैरों से आध्यात्मिक शक्ति जारी कर सकता है, ये दर्शाता है कि वह लंबे समय से मधुमक्खी के उद्घाटन के माध्यम से टूट गया था। उनकी खेती की संभावना असाधारण रूप से गहरा और परिष्कृत थी। अथर्व को अभी तक मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था। शारीरिक शक्ति में उनकी वृद्धि और उनकी रिबकेज और हाथ की हड्डियों के तड़के के बावजूद उन्हें अभी भी इस कैलिबर के एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए आत्मविश्वास का अभाव था। वह सावधानी से पेड़ पर उस व्यक्ति को आकार देता है, जबकि गुप्त रूप से उन अवसरों की खोज करता है जिसका वह लाभ उठा सकता है। आपके शरीर के बारे में कुछ अजीब है, व्यक्ति ने कहा, पेड़ से नीचे तैर रहा है। वह एक पंख की तरह हल्के से उतरा और सीधे अथर्व की ओर चला गया। आपके किसी भी मेरिडियन में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप अभी तक मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हैं। हालांकि आपकी कुछ हड्डियां मज्जा क्लींजिंग रियल में खेती करने वाले के रूप में मजबूत हैं। कितना आश्चर्य की बात है। उद्धरण चिन्ह। उसके उतरने के बाद मीरा पर हमला करने वाले काश्तकार सभी डर से दूर हो गए। उन्होंने उसे एक भयानक जंगली जानवर की तरह व्यवहार किया। उन्होंने देवराज को नजरअंदाज कर दिया और निराश लेकिन आश्चर्यजनक मीरा को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्होंने अथर्व की ओर अपना रास्ता बनाया। शिवम। अनावश्यक जोखिम मत लो। एक काले लोहे की ढाल के पीछे से एक कर्कश आवाज। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे युवक का परीक्षण करने दो। यदि वह एक मज्जा क्लींजिंग रियल एक्सपर्ट है जो एक क्यूई का प्रैक्टिस करने वाला रियल कल्टीवेटर है और आपके साथ कुछ होता है, तो मैं इसे हमारे संप्रदाय के मास्टर को सही नहीं ठहरा पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एक आदमी विशाल ढाल के पीछे से बाहर कदम रखा। उन्होंने एक सुनहरा बागे पहना, जिसमें एक मिलान गोल्डन मास्क ने अपना चेहरा बनाया। उसके चेहरे पर नकाब ने उसके मुंह के कोनों पर नुकीले को दबा दिया था, जिससे उसे एक भयंकर उपस्थिति मिली, जैसे कि एक दानव सीधे नरक से बाहर। मैंने आपकी आवाज से पहले सुना है। देवराज ने बड़ी चांदी की गेंद के अंदर से दुर्जय आकृति को देखा। शायद हम पहले मिले हैं। केवल आदमी की आंखें मुखौटा के माध्यम से दिखाई दे रही थीं। उन्होंने न तो देवराज के शब्दों की पुष्टि की और न ही इनकार किया। एक मज्जा क्लींजिंग रियल कल्टीवेटर ये युवा निचली दुनिया से नहीं होगा। शिवम चकले हुए। अपने हाथ को उदासीन रूप से लहराते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत करो। वह उन स्वर्ग धन्य प्रतिभाओं में से एक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि शिवम ने अपना मन बना लिया था, नकाबपोश आदमी ने उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। अथर्व ने अपनी बातचीत में असहज महसूस किया। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से शिवम नाम का युवक अरविंद के समान गहन खेती के दायरे में नहीं दिखाई देता था, लेकिन उसकी स्थिति अरविंद की तुलना में अधिक थी। शिवम इस ऑपरेशन के नेता नहीं थे। इससे पहले वह केवल एक पर्यवेक्षक था। ऐसे व्यक्ति द्वारा लक्षित होना उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के बाद अथर्व के लिए वांछनीय नहीं था। अथर्व की टकटकी फिसल गई क्योंकि उसने घेरने के माध्यम से तोड़ने का रास्ता खोजने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि शैडो स्पेक्टर संप्रदाय ने हर जगह छिपे हुए हमलावरों को तैनात किया था। वह असहाय महसूस कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे भागने की कोशिश की, शिवम उसे पकड़ लेगा। ब्लैकवाटर तालाब, मुरझाया हुआ हड्डी, प्रतिबंधित क्षेत्र। ये शब्द बिजली की तरह अथर्व के दिमाग से गुजरते थे। अथर्व ने चारों ओर मुड़कर ब्लैकवाटर तालाब की ओर भागते हुए, जहां खगोलीय फीनिक्स की एक मुरझाया हड्डी खड़ी थी। दिलचस्प है, आशा की एक अंतिम झलक पाने के बजाय वह एक मृत अंत में पीछे हट रहा है। शिवम हंसी के रूप में वह लगातार अथर्व में बंद हो गया। खगोलीय फीनिक्स की उस हड्डी में कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है।
मैंने पहले इसकी जांच की। ब्लैकवाटर तालाब की वजह से हमारे यहाँ अमित का नेतृत्व किया गया था। उद्धरण चिन्ह। ब्लैकवाटर तालाब के आसपास का इलाका एक घात के लिए अच्छी तरह से अनुकूल था। इस प्रकार उन्होंने अमित के लिए जोऊ कबीले और अन्य लोगों को मुरझाया हुआ हड्डी की खोज के बहाने लाने की व्यवस्था की। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अथर्व ब्लैकवाटर पॉन्ड के साथ किसी भी तरह के ट्रिक्स को जोड़ सकते हैं और वह मुरझाया हुआ हड्डी है। अध्याय 18 अराजकता। कई ली दूर एक पतली खूनी धुंध ने एक प्राचीन पेड़ को ढांक दिया, जिसमें शाखाओं और पीले पत्तों के साथ एक प्राचीन पेड़ था। खूनी धुंध धीरे धीरे एक सुंदर आकृति में बदल गई। ईथर के रूप में एक रहस्यमय महिला ने खूनी धुंध को एक पतली घूंघट में बदल दिया और इसका इस्तेमाल अपने नाजुक फिगर को कवर करने के लिए किया। वह सुरुचिपूर्ण जैड जैसे पैरों के साथ मुरझाया हुआ शाखा पर कदम रखती थी। उसका धुंधला चेहरा खूनी धुंध में ढाल दिया जाता था, क्योंकि उसने आगे महान हंगामा का अध्ययन किया था। मनोज एक उन्माद में आगे बढ़ा, अपने जागने में विनाश का एक निशान छोड़ दिया, क्योंकि वह एक क्रूर गति के साथ घेरने के माध्यम से टूट गया। उसके पीछे एक अजगर की सवारी करना अरविंद था, करीब पीछा किया। अरविंद ने कभी कभी रक्त के रंग के भाले को आगे फेंक दिया और उत्तम तकनीकों की एक श्रृंखला को उजागर किया। मनोज की घनी आध्यात्मिक शक्ति से एक गहरा लाल पहाड़ उसके सिर के ऊपर तैरता हुआ था। अरविंद के अधिकांश हमले और पायथन का जहर गहरे लाल पहाड़ पर उतरा, जिससे मनोज कई घातक हमलों का विरोध कर सके। हालांकि अरविंद और उसके पायथन से बार बार बमबारी के तहत भ्रामक लाल पर्वत धीरे धीरे कमजोर हो गया। ऐसा लगता था कि भ्रम में गहरे लाल पहाड़ का आश्रय मनोज जल्द ही ढह जाएगा और गायब हो जाएगा। उस समय अरविंद वास्तव में एक घातक हमला करेंगे। मनोज की गति अरविंद के अजगर की गति से मेल नहीं खा सकती थी। इस प्रकार अरविंद को अपनी खोज में आराम दिया गया और तात्कालिकता का कोई संकेत नहीं दिखाया। जबकि रहस्य महिला ने मनोज और अरविंद की लड़ाई का अवलोकन किया, कई आत्मा शैतान उसकी ओर परिवर्तित हो गए। ब्रिजेश का फिगर एक अभिभावक देवता की तरह उसके पीछे तैरता था। उसके बगल में कई अन्य आत्मा शैतान थे, जो मेरिडियन ओपनिंग रियलम कल्टीवेटर्स की आत्माओं से परिष्कृत थे। यह उस गहरी घाटी में होना चाहिए। रहस्यमय महिला उस दिशा से आने वाली तीव्र लड़ाई की आवाजें सुन सकती थी, जिस दिशा में मनोज से बच गया था। उसने अचानक कुछ महसूस किया। विपरीत दिशा में मुड़ते हुए उसने एक लंबा आकृति देखी, एक असामान्य सिकुड़ी हुई शरीर के साथ घने पहाड़ी जंगल के माध्यम से अकेले चलते हुए। लगता है कि व्यक्ति का मांस अंदर से दूर हो गया था। त्वचा की एक परत में लिपटे एक कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं छोड़ रहा था। उसके दिल के चारों ओर के कपड़े फटे हुए थे। एक फीनिक्स के एक ज्वलंत आजीवन टैटू का खुलासा करते हुए उसके पंखों को उसके सीने पर फड़फड़ा रहा था। काले पानी के तालाब की ओर बढ़ने के साथ ही उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सीने पर खगोलीय फीनिक्स टैटू के निर्देशों का पालन कर रहा था, अपनी पवित्रता को खोने के कगार पर एक बर्बर जानवर की तरह भारी पुताई कर रहा था। महिला ने हल्के से अपना सिर हिलाया। एक गरीब आत्मा जिसका दिल खगोलीय फीनिक्स के सार से भस्म हो गया है। सेलेस्टियल फीनिक्स के सार ने उसके दिल पर आक्रमण किया था, उसके सभी मांस और आंतरिक अंगों को खा लिया और केवल उसके दिल को छोड़ दिया। वह अब निकट मृत्यु की स्थिति में था। जब खगोलीय फीनिक्स का टैटू उसकी छाती से उड़ गया तो उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएगी। घाटी में खगोलीय फीनिक्स का सार युक्त एक और हड्डी है। वह उस हड्डी द्वारा यहाँ खींचा गया था। महिला ने एक योजना तैयार की। वह अपने भौतिक शरीर को फिर से तैयार करने के लिए आत्मा सामग्री जमा करने की तैयारी कर रही थी। हालांकि अगर वह उत्प्रेरक के रूप में खगोलीय फीनिक्स के सार का उपयोग करती थी, तो उसने जिस शरीर को फिर से जोड़ा उसके पास उसके मूल शरीर की तुलना में भी अधिक क्षमता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे जलती हैं, क्योंकि उसने घाटी के भीतर से खगोलीय फीनिक्स का सार प्राप्त करने की साजिश रची थी। तारांकन तारांकन तारांकन। घाटी के भीतर गहरी कई उंगली लंबाई की आत्मा तलवारें सिकाडा विंग्स के रूप में पतली शिवम के पीछे से उड़ गई और अथर्व की ओर गोली मार दी। गुंजन। अथर्व ने ब्लैकवाटर पॉन्ड की ओर दौड़ लगाए। पिछड़े को देखते हुए उसने अपनी पूंछ पर छोटी आत्मा की तलवारें देखी। जब फ्लाइंग तलवारें बहुत करीब आ गईं, तो उन्हें रुकने और अपने ड्रैगनवुड भाले को ब्लॉक करने के लिए मजबूर किया गया। धातु की टकराव के बावजूद उड़ने वाली आत्मा की कुछ तलवारें अभी भी अपनी बांह को छेदने में कामयाब रही, उसे और अधिक घायल कर दिया। फ्लाइंग तलवारें थोड़ी पीछे हट गईं और हमलों का एक नया दौर शुरू नहीं किया। अथर्व ने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़े। ब्लैकवाटर तालाब। अब भी अथर्व इस बात से अनजान है कि तालाब के भीतर क्या भयावह खतरे हो सकते हैं।
तथ्य यह है कि उनके पिता ने ब्लैकवाटर पॉन्ड को एक निषिद्ध क्षेत्र नामित किया था, उनके लिए एक दृढ़ विश्वास को परेशान करने के लिए पर्याप्त था कि जगह के बारे में कुछ अशुभ था। उसमें अंतर्निहित खगोलीय फीनिक्स की हड्डी का उल्लेख नहीं है। प्रत्येक नए घाव के साथ उन्होंने खुद को पृथ्वी के कांपने की आशंका जताते हुए पाया, उम्मीद है कि यह एक बार फिर से अलग हो जाएगा और कुछ अज्ञात बुराई को अंधाधुंध रूप से वध करने के लिए उकसाएगा, जो उन्हें अराजकता के बीच भागने का अवसर प्रदान करता है। उसके लिए घाटी से भागना मुश्किल होगा कि शिवम उसे निशाना बना रहा था। अथर्व केवल अन्य विशिष्टताओं या अजीब घटनाओं पर भरोसा करने की उम्मीद कर सकते थे। वह केवल ब्लैकवाटर तालाब और खगोलीय फीनिक्स की रहस्यमय हड्डी पर अपनी आशा रख सकता था। अथर्व अंत में ब्लैकवाटर तालाब के किनारे पर पहुंच गए, अनाड़ी रूप से अपने खून से सने हथियारों के साथ उड़ने वाली तलवारों से गुदगुदाया, अगर कोई रहस्य है तो कृपया जल्द ही अपने आप को प्रकट करें। शिवम ने अपने पीछे इत्मीनान से टहलते हुए चतुराई से अपनी 7 सिकारा विंग तलवार को अथर्व के शरीर पर खूनी घावों की एक श्रृंखला छोड़ने के लिए हेरफेर किया। उनकी बाहों और उनकी छाती के महत्वपूर्ण हिस्सों दोनों को विशेष रूप से गुस्सा आ गया है, उन्होंने देखा। वह स्पष्ट रूप से मज्जा की सफाई के दायरे तक नहीं पहुंचा है। इसलिए उसने इसे कैसे हासिल किया? शिवम अथर्व को खत्म करने की जल्दी में नहीं थे और अथर्व का अध्ययन करने में अधिक रुचि रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश की थी। कौन 7 सिकारा विंग तलवारें मध्य हवा में रुक गईं। प्रत्येक तलवार ने अथर्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक को अपनी कमर, माथे और गले में इंगित किया। अथर्व अब शिवम और ब्लैकवाटर तालाब के बीच फंस गया था। शिवम मुस्कुराया। आपके पीछे ब्लैकवाटर पॉन्ड है। अब आप कहाँ पीछे हटेंगे? मैं ब्लैकवाटर पॉन्ड चुनता हूँ। अथर्व ने ब्लैकवाटर तालाब में छलांग लगाए और अपने केंद्र में खगोलीय फीनिक्स की हड्डी की ओर तैर गया। तालाब में पानी गहरा और ठंडा था। इसकी गहराई अंधेरे में डूबा हुआ था। एक कुशल तैराक, अथर्व अपनी सारी ताकत के साथ आगे बढ़े। अथर्व के हाथ में ड्रैगनवुड का भाला पानी में बहुत भारी था और उसे धीमा कर दिया, इसलिए उसने निर्णायक रूप से भाले को तालाब के केंद्र की ओर फेंक दिया। कौन 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 7 सिकारा विंग तलवारें तालाब के ऊपर उड़ गईं। अथर्व ने पानी के नीचे गोता लगाने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वह मुरझाया हुआ हड्डी की ओर तैरना जारी रखता था। पिच काले तालाब के पानी ने पूरी तरह से उसकी उपस्थिति को अस्पष्ट कर दिया और शिवम अथर्व के ठिकाने को इंगित नहीं कर सका। आप अपनी खेती के दायरे में पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते। आपको अंततः उभरना होगा। अथर्व हड्डी चिलिंग पानी में कुछ भी नहीं देख सका। हालांकि उसकी आंखें खुली थीं, पानी स्याही के रूप में काला दिखाई दिया, जैसा कि बाहर से किया गया था। हालांकि ब्लैकवाटर तालाब में तैरना किसी भी अन्य तालाब से अलग नहीं था। दिशाओं के लिए अपनी यादों पर भरोसा करते हुए वह मुरझाया हुआ हड्डी की ओर सख्त तैरना जारी रखा। मुरझाया हुआ हड्डी आशा की एक झलक थी। उन्होंने अपनी सांस पकड़ ली और सतह के नीचे अच्छी तरह से रहने की पूरी कोशिश की, पूरी तरह से जानते हैं कि सिकारा विंग तलवारें हमला करने के लिए, पुनरुत्थान करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद वह मुरझाए हुए हड्डी के पानी के नीचे के संपर्क में आया। उसके लिए अनजान, उसका खून चुपचाप खगोलीय फीनिक्स की हड्डी में घुस गया जिस क्षण उसने उसे छुआ। मुरझाया हुआ हड्डी आसपास के पानी से उसके खून में चूसा। अथर्व अपनी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अब अंधेरे पानी में देख सकता है। वह खगोलीय फीनिक्स की हड्डी और सतह के ऊपर उड़ने वाली 7 सिकारा विंग तलवारों की हड्डी देख सकता था। पानी का रंग नहीं बदला था, यह अभी भी पिच काला था। जो बदल गया वह तालाब में डूबे हुए खगोलीय फीनिक्स की गिरी हुई हड्डी थी। मुरझाया हुआ हड्डी से निकलने वाली एक रोशन चमक कुछ अंधेरे को फैलाता है। गड़गड़ाहट, जमीन कांपने लगी। ब्लैकवाटर पॉन्ड एपिकेंटर था। बोल्डर तालाब के पीछे की चट्टान से गिर गए और बड़े पेड़ एक के बाद एक टॉप हो गए। पृथ्वी की गहराई से एक दिव्य बल गहरी घाटी के बीहड़ इलाके को अलग करता है। गहरे विदर दिखाई दिए और पूरे भूमि में फैल गए, इसे खंडित किया। पहले एक बार इसका अनुभव करने के बाद देवरेज, मीरा और तन्वी ने अपने जीवन के लिए दौड़ने की सख्त कोशिश की जब उन्होंने झटके को महसूस किया। एक और भूकंप। मीरा ने पिछली त्रासदी को पहली बार देखा था और उसकी आंखों में आंसू से कांप गया था। इस जगह को छोड़ दो, जल्दी से। वह शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से डरने से ज्यादा भयानक लताओं की आशंका थी। घातक बेलें निकलती हैं जब एक भूकंप एक मुरझाया हड्डी के पास होता है। मैं मर जाऊंगा और आप बहुत कुछ नहीं बच पाएंगे। तन्वी ने भी अपना संघर्ष बंद कर दिया था। उसने मीरा के समान ही चिल्लाया, शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्यों को उसे छोड़ने के लिए मनाने की उम्मीद की। भूकंप के बाद टेरर जमीन से निकलेंगे।
शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्यों ने संदेह से पूछा। उन्होंने मीरा और तन्वी के चेहरों पर डर को देखा, साथ ही देवरेज पर चिंता भी देखी, लेकिन उनके शब्दों की सच्चाई के बारे में अनिश्चित थे। उसी समय घाटी के बाहर क्षीण व्यक्ति की छाती पर खगोलीय फीनिक्स टैटू ने अपने पंखों को भयावह रूप से फड़फड़ाया। समय का एहसास हो रहा था, आदमी जितनी जल्दी हो सके गहरी घाटी की ओर धराशायी हो गया। शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के गोल्ड मास्केट स्क्वाड नेता मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक चौंकाने वाले रोने को बाहर कर सकते थे। त्वचा और हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं था, न तो आदमी और न ही भूत से मिलता जुलता था। संदीप, तुम संदीप हो, उन्होंने कहा। आप इस तरह से कैसे समाप्त हुए? मीरा जम गई। संदीप, वह अचानक घुसपैठिए को देखने के लिए बदल गई, उसके चेहरे पर निश्चित रूप से घूर रही थी। संदीप, नहीं, तुम उसे नहीं हो, तुम नहीं हो सकते, मीरा एक पागल की तरह चिल्लाया। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसका एक बार सुंदर प्रेमी उसके सामने घिनौना आकृति में बदल गया था। उसने एकांत पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की पहल की थी क्योंकि वह और संदीप वहां मिलने के लिए सहमत हो गए थे। उन दोनों ने उसके पूर्व पति को मार दिया था। संदीप वह था जिसकी वह वास्तव में परवाह करती थी। वह उसका आजीवन प्रेम था। जैसे जैसे भयावह आकृति निकली, उसने उसके रोने संदीप को सुना और चेतना की एक झलक उसकी आंखों में लौटती हुई लग रही थी। लिटिल मीरा, उसने उसे देखने के लिए अपनी शेष इच्छाशक्ति को इकट्ठा किया, उसकी पहचान की पुष्टि करने की सख्त कोशिश की। मान्यता उसकी सुस्त आंखों में चमक गई और वह चिल्लाया, इस जगह को छोड़ दो। लिटिल मीरा, जल्दी से इस खूनी युद्ध के मैदान को छोड़ दो। मैं आपकी मदद करूंगा। जीवित रहो। संदीप ने जीवित रहने के सभी विचारों को छोड़ दिया और शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के काश्तकारों की ओर